आप किताब पढ़ने के लिए पन्ना पलटते हैं, लेकिन उनका दिल न लगे तो वो सरकार पलट देते। ये है नीतीश कुमार। फिर से बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन विपक्ष बदल गया है। एकमात्र राज्य इस देश का जहां पर महामहिम जो मुख्यमंत्री साहब है वो बरकरार रहते हैं, बस विपक्ष बदल जाता है, क्योंकि जिस पर दिल उनका आ जाता है उसको वो विपक्ष से उठाकर अपने साथ बिठा लेते हैं। ये है नीतीश कुमार बिहार वाले। बहरहाल अब वो एनडीए वाले हो गए, इंडिया गठबंधन को उन्होंने छोड़ दिया है। ये इंडिया गठबंधन को कहां पर छोड़ देता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। अभय दुबे जी मोर्चा संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इंडिया अलायंस का आखिर अब क्या होने वाला है, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। और आरजेडी वाले जिन्होंने दिल लगाया था नीतीश कुमार से, सब कुछ जानते हुए बस इंतजार कर रहे थे कयामत की रात का, वो रात आई, वो सुबह आई, सरकार से बाहर हो गए। तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर नवल किशोर का। आरजेडी का पक्ष रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाए। तो बात यहाँ तक पहुंचे, कांग्रेस को डर सताने लगा कि देश में अब कोई चुनाव नहीं होगा। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा की रैली में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला करते करते जनता को ये नसीहत दे डाली कि उनके पास वोट डालने का ये आखिरी मौका है। इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएगा। इसके बाद न चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बनवाएंगे। दरअसल लालू यादव से पूछताछ और हेमंत सोरेन के ठिकानों पर छापेमारी ने विपक्ष को परेशान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश बाबू के जाने को लेकर है। अब कांग्रेस उन्हें डरपोक बता रही है। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया। नीतीश बाबू इधर इंडिया गठबंधन को छोड़ने के बाद कह रहे हैं कि पुरानी गलती अब माफ हो गई है। कहते हैं अब मुक्ति मिल गई है, अब कहीं नहीं जाएंगे। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, वो सब धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं। नीतीश बाबू की पार्टी कह रही है कि अनिश्चितता का दौर खत्म हुआ, तो कांग्रेस पूछ रही है कि नीतीश बाबू के आने से एनडीए को फायदा क्या होगा। एक अनसर्टेनिटी का जो दौर बना हुआ था वो समाप्त हुआ। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं। बिहार की जनता के लिए हम एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में कामयाब हो। हमने निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। उन्होंने कल वहाँ सूत्रधार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुहूर्त ढूंढ निकाला। उधर समाजवादी पार्टी सीट समझौते में देरी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। सीट शेयरिंग में ही देरी हो रही है और एक बुरा अनुभव है मध्य प्रदेश का या कैंसिलेशन का, लेकिन हम उस पर यही कहेंगे कि हमने एक शुरुआत की है, तो बैठना पड़ेगा। उनके शीर्ष नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठना पड़ेगा, हमारी जो भी कमेटी बनी है उसके साथ बैठना पड़ेगा। अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, वो निर्णय ले रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में पहले ही कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। ममता बनर्जी अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें कायम। कोई अगर बीजेपी के पास सरेंडर करता है तो वो अफसोस की बात है, वो उसको कहा जाता है गद्दार। सीएम को इनवाइट किया है, हाँ इनवाइट किया है। इससे सीट शेयरिंग, इससे चुनाव का क्या असर होगा, ये हमारे संगठन पर निर्भर करता है। जमीनी स्तर पर अभी भी कल हमारे कुछ पोस्टर निकाले गए, हमारे कार्यकर्ता नाखुश है, हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं। विपक्षी एकजुटता के दावे करने वाली कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। बीजेपी की चुनौतियों का पहाड़ पहले से था और अब सहयोगियों ने मोर्चा खोल रखा है। शायद यही वजह है कि अब पार्टी को देश से लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है। आज तक प्योर। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। तो सांसद जी, पहला प्रश्न आपसे यही है। तो खड़गे साहब कह रहे हैं कि अब आप लोग आ गए, अगर जनता ने आपको वोट दे दिया तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम देश में हो जाएगा, चुनाव ही खत्म हो जाएंगे। पुतिन और मोदी को वो बराबर खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ
कितनी बार गले लगाइएगा? मतलब वो आदतन वादा करते रहते हैं, आप आदतन गले लगाते रहते हैं, आदतन वो छोड़ते रहते हैं, आप आदतन वापस उनको बुलाते रहते हैं। मजाक ही बन गया है। देखिए, जो गुलाम की बात कही खड़गे जी ने, तो यहां पर मैं करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, जरा इस बात को गंभीरता से सोचिएगा। हमारा देश, हमें बताया जाता है ना, हम इतने अच्छे थे तो क्यों 2000 साल तक हमारे ऊपर आक्रमण होता रहा, 1000 साल गुलाम क्यों रहे? हम 1000 साल गुलाम रहे और उसके बाद कहा जाता है कि सारी गलतियां हमारी थी, यानी निर्णय हम ले रहे थे। भाई, अगर हम गुलाम थे तो हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। फिर समाज में जो विकृतियां आई, जो समस्याएं आई, उसके लिए तो वो जिम्मेदार है जो शासक था ना। शासक जिम्मेदार नहीं, तो हमें समझाया गया कि तुम गुलाम तो थे पर खुद मुख्तार गुलाम थे। यही तो कहने का प्रयास होता। और अब गुलाम की जो बात कहते हैं, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनके देश का कोट करता हूं। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, उस आर्टिकल का शीर्षक था सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने कहा 16 मई 2014 भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया, उनके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी, ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत की व्यवस्था और मानसिकता को कैरीड ओवर किया। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन यानी अपनी उत्पत्ति और प्रेरणा में पूर्णता भारतीय है। तो चुनाव नहीं होने देंगे? तो बता तो रहे हैं, वो आप पूरी बात नहीं समझ पा रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं कि पहले गांधी परिवार से प्रेसिडेंटशिप गई, अब उनके हाथ में आई है। अगली बार ऐसी गति और दुर्गति होती नजर आ रही है कि पता चला उसके बाद प्रेसिडेंट रहने का कोई मतलब भी रह जाएगा या नहीं, आप नहीं समझ पा रही हैं। वो शायद अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूं। देखिए, सिर्फ बिहार में ही थोड़ी हुआ है। उससे पहले मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कह दिया हम नहीं रहेंगे साथ में, पंजाब में केजरीवाल जी ने कह दिया, ममता दीदी जी ने बंगाल में कह दिया, और बिहार में सब उलट पलट हो गया। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले लोग बड़ा ज्ञान देते थे कि वो श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है। जरा ये राहुल गांधी की यात्रा जिस मुहूर्त में शुरू हुई, इस मुहूर्त के बारे में इनको किसी योग्य धर्माचार्य से जरूर याद कर लेना चाहिए। मतलब इधर वो बंगाल में पहुंचते हैं तो बंगाल में ममता दीदी छोड़ देती हैं, बिहार के दरवाजे पहुंचते हैं जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार। अब उनकी स्थिति क्या हो गई है कि इस इंडी गठबंधन में पंजाब से लेकर बंगाल तक, मतलब आप देखें उत्तर से लेकर पूरब तक स्थिति यह हो गई है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। दरवाजा इन्होंने कहा है, दरवाजे पर मैं बाद में आऊंगी, नीतीश कुमार पर इनसे एक लेख भी अभी लिखवाऊंगी। लेकिन आप लोगों का क्या हाल हो गया है? जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, ये सच्चाई है। कुछ बिहार पश्चिम बंगाल देखिए, वहां पर ममता दी ने आंखें तरेर दी, वो कह रहे नहीं करना हमें इनके साथ गठबंधन, जो भी इनको कहती हूँ सुनते नहीं, अधीर रंजन अधीर रंजन अधीर रंजन। यहाँ बिहार में देखिए, आपसे दूर छिटक गए नीतीश कुमार। पटना में बैठक हुई थी, उनका कहना है कि आप लोगों ने उनका मोह भंग कर दिया। वंदना जी, मैं बहुत कुछ कहूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि देश के मूर्धन्य नेता, भारत के प्रधानमंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, देश के महान गृह मंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, सम्राट साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आप पहले उनको सुन लीजिए, फिर हम समझ चुके हैं नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, अच्छी तरह जान लीजिए। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। रोशनदान से गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। कमल छाप परफ्यूम लगा के प्रजातंत्र की वाट लगा दे, आओ तुम्हें मिट्टी में मिला दे। शर्मनाक बात है और ये आज की बात नहीं है। मुझे दुख होता है जब मेरे देश के लोग राहुल गांधी जी की साहसपूर्ण यात्रा पर जब उपहास उड़ाकर एंकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंसते हैं, तब मुझे दुख होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम रखते ही जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहला वक्तव्य दिया कि ये जो पीडीपी का अलायंस है, बाप बेटी की सरकार चोर, उसके बाद उनके साथ गठबंधन कर लिया। महाराज चाहते हैं नेशनली करप्ट पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी को नेशनली करप्ट बताते हैं। 8 दिन पहले उनके भतीजे अजीत पवार पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसको गले लगा लेते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए 8 दिन पहले सदन की कही हुई बात पर कहा कि बेटियों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जरा शर्म नहीं आई आपको? अरे शर्म भी शर्म से शर्मा गई जब निर्लज्ज कुमार की बात आ गई। मैं नीतीश कुमार नहीं, निर्लज्ज कुमार कहता हूं। गिरगिट भी शर्म से शर्मा जाता है जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते थे कि सिर की पगड़ी जब तक नहीं उतारूंगा, जब तक इनकी सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा। और शर्मसार करते हुए वह मंत्रिमंडल पद की शपथ लेते हैं उसी पगड़ी के साथ। ना इनको पगड़ी की चिंता है, न देश की चिंता है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाती है। ये किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। तो क्या हुआ था जब 9 अगस्त को आप लोगों ने गले उनको लगाया था, तब पता नहीं था कि गिरगिट जैसे हैं या कौन से जानवर जैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अच्छा, ये एक भी आरोप सच्चा इस स्तर का एक देखिए, आपको कुर्सी दिख रही थी? कुर्सी नहीं दिख रही थी। हमने तब भी कहा था कि जो जहां जितनी सक्षमता से लड़ सकता है साथ में लड़े। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। नहीं, समझे नहीं। नीतीश कुमार के लिए 8 अगस्त 2022 याददाश्त में ताजा कर दूं, क्या हुआ था? इनसे ब्रेकअप हुआ था जी, नीतीश कुमार। फिर क्या किया था आप दोनों ने? तो हमने कहा चलो सर मिलके सरकार बनाते हैं, आओ नीतीश आओ। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं, खड़गे जी से आगे कहना चाहता हूं, नॉर्थ कोरिया किम जोंग का नाम देखिए कहां लेगा। मैं 876 887 सांसद चुने, एक ही व्यक्ति खड़ा होता है उसका, उसी को वोट देना होता है। 99% वोट उसको मिलते हैं। सिंगल पार्टी और एक आदमी। आपकी इच्छा हो तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो नकार दीजिए। नकार देंगे तो आपके साथ बुरा बर्ताव होगा। यही हाल भविष्य में भारतवर्ष का होने वाला है अगर आप इसी तरह हंसते रहे। सवाल पूछिए सत्ता से, आपकी उपयोगिता सिर्फ एक निशान की रह गई है, एक वोट शाही का निशान मात्र रह गया है। ये रोज सत्ता खरीद कर रोज अपनी सरकार बना लेते हैं। कौन सा ऐसा प्रांत नहीं, ये बताइए? मध्य प्रदेश में किया इन्होंने, कर्नाटक में किया इन्होंने, गोवा में बहुमत नहीं होने के बाद किया इन्होंने, समूचे देश के प्रत्येक प्रांत में। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो सारे टेलीविजन झारखंड की बात बता रहे हैं कि झारखंड में देखिए ईडी का छापा, झारखंड मुख्यमंत्री को पकड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि नीतीश बाबू को गले लगाने के बाद जो बदनामी बिहार में हुई है, कि इसके बाद जो बची कुछ सीटें इनकी 16-17 पिछली बार आई थी वो भी नहीं रही थी। नीतीश के साथ एक छोटा सा उनसे जवाब ले लें। रंजीशी सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, आप लोग को पता नहीं था 22 में जब गले लगा रहे थे नीतीश बाबू क्या है? उसके पहले पलटू चाचा कहते थे ना उनको तेजस्वी जी, फिर क्यों गले लगाया? नहीं देखिए, 2022 अगस्त में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी 2 महत्वपूर्ण बात कहते हैं। पहली बात क्या कहते हैं कि भाजपा अपने साथ जितने भी छोटे दल हैं उसको खत्म करना चाहती है, हमें भी खत्म करने का षड्यंत्र कर रही थी, काम करने नहीं दी। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला कि 2014 में जो आए थे 2024 में आएंगे कि नहीं उनको सोचना होगा, उसके लिए मैं पूरे देश में घूम कर प्रचार करूंगा। 2 बात उन्होंने कही। उसके बाद खुद टहलकर पैदल मार्च करके गए राबड़ी आवास पर, और वहां पर उन्होंने 2017 के लिए माफी मांगी। आपको अगर याद होगा तो 2017 में जो हमने किया उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। तब महागठबंधन के सारे दल, 7 दल मिलकर उनको नेता माना। और बिहार के हित में आपने देखा होगा कि बिहार ठीक है, बिहार छतरी तो सारे खोल देते हैं कि बिहार के लिए कर रहे हैं। फर्क है ना, भाजपा और राजद में फर्क है। धूर्त विरोधी दल है, पूरा देश जानता है। उसके बाद 8-9 को जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में तेजस्वी यादव शपथ लेते हैं, 15 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है, जिस एजेंडा पे तेजस्वी यादव ने 2020 में चुनाव लड़ी थी कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वहां पर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 10 लाख नौकरी ही नहीं 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे। और आपने देखा होगा पिछले 17 महीना में जो काम तेजस्वी यादव ने किया है, इसलिए कि जो मंत्रालय उनके पास था शिक्षा स्वास्थ्य में, वो 17 साल में नहीं किया। शिक्षा मंत्री जदयू के थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी इनके पार्टी से थे। दोनों का 17 साल का जो इतिहास नहीं होगा वो 17 महीने में करके दिखाया। ये सब इतिहास है, सच्चाई एक है कि आप दोनों की मजबूरी का नाम नीतीश कुमार है। सरकार आप उनके बिना बना नहीं सकते, जनता ने क्लियर मैंडेट दिया नहीं, तो नीतीश बाबू को पकड़ लीजिए, सरकार बना लीजिए, वो जानते हैं इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन एक सेकंड, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा देश में, वो समझा रहे हैं कि कैसे होगा। फिर मैं आप लोगों के ये तो पिछली बातें बता रहे हैं। आप बैठ जाइए। ये तो गठबंधन की पिछली बातें बता रहे हैं, मैं तो अभी वर्तमान बात बता रहा हूं जो इनके साथ गठबंधन में शामिल हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव जी ने चालू पार्टी बोला है कि नहीं? वो तो गठबंधन में है। और इन्होंने चिरकुट पार्टी बोला है कि नहीं मध्य प्रदेश में? उनको अखिलेश वखिलेश बोला है कि नहीं? आम आदमी पार्टी के साथ तो अभी आप चिरौरी कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में कह चुकी है जाके कि भूपेश बघेल की सरकार सबसे भ्रष्ट थी। मेरे भाई, वो पुरानी बात के बजाय अभी वर्तमान बात तो बताओ। और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अरे आपके कार्यकर्ताओं की तो हत्याएं हो रही हैं, और इसके बाद आप कहते हैं कि टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी। जयराम रमेश कहते हैं ममता बनर्जी के बगैर हमें नहीं चाहिए। मेरे भाई, गठबंधन के अंदर की तो स्थिति बता दो। वो हत्या कर रही है डेमोक्रेसी की, जो आपके वहां के नेता कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कह रहे हैं, या राहुल गांधी जी जो ना नेता प्रतिपक्ष है, ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना जनरल सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं सही है। जो केजरीवाल जी वहां बोल रहे हैं वो सही है। या अब दूसरी बात बताता हूं, जहां तक अब आई है बिहार के ऊपर, तो भाई नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में भागीदारी बनने तो आप गए थे नीतीश जी के नेतृत्व में। अरे भाई सुनिए मान्यवर, नीतीश जी तो मोदी जी के नेतृत्व में आ गए। अब दूसरी बात मैं बताता हूं। अब दूसरी बात सुनिए। अरे भाई, कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बने, मोदी जी शरण में गए नीतीश जी। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है, 79 सीटें हमारी हैं, 45 उनकी हैं, और जनादेश किसको मिला था? अब दूसरी बात,
दूसरी बात बताते हैं, देखिए साहब, जनादेश तो अलग है, मगर उस जमाने में भी ये किसने बोला था? जब राजद और जदयू का गठबंधन था तो नीतीश कुमार जी ने बोला था ना, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ ये होता है, ये रहीम का दोहा है कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं उनके ऊपर बुराई का असर वैसे नहीं होता जैसे चंदन के वृक्ष के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, वो नहीं। ये तब बोला था जब आपके साथ गठबंधन में थे। अब किसको भुजंग बोला ना, समझ लीजिए, ये भुजंग सहकर भी किया था। लेकिन बताइए ना, नीतीश बाबू कैसे नेता है? आज सुने जरा आपसे, थोड़ा बदला हुआ मतलब। हाँ, बता रहा हूं। नीतीश बाबू कैसे नेता? नीतीश बाबू जैसे नेता हैं वो उन्होंने बोला था कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न के समय में कि मैं तो कर्पूरी ठाकुर साहब को आदर्श मानता था, और कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बढ़ाया, बाकी लोग तो सब अपने परिवार को बढ़ा दिए, और उन्हीं को आदर्श मानकर हमने भी परिवार को नहीं बढ़ाया। तब तक तो इनके साथ थे, उस समय बोले थे। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप वक्तव्य की बात करते हैं, जी कैसे नेता? मैं एक मिनट मैं बता रहा हूं। उन्होंने बताया कि परिवारवाद में विश्वास नहीं करने वाले नेता हैं। इस समय इंडी गठबंधन में एक ही बचे थे जो परिवारवाद में विश्वास नहीं करते थे। अब बाई चांस वो भी इनके पल्ला छुड़ा के भाग गए। अब दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये बताइए, एक मिनट ये बताइए लालू, अब सुनिए तो भाई, अपने टर्न पे आप अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर अभय जी, गलत नहीं। ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, क्यों पता है आपको? मीसा इमरजेंसी में एक बड़ा दुर्दांत एक्ट था जिसमें उठा के किसी को भी बंद किया जा सकता था। आप अदालत भी नहीं जा सकते थे, आप कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकते। जमानत उसका नाम था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और लालू यादव जी उसमें जेल में बंद थे और कसम खाए थे कि हम कांग्रेस को ध्वस्त करके रहेंगे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे कि जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। अब क्या हो गया भाई? कौन सत्ता के लिए समझौता किया मेरे भाई? अब सुनिए, जिस जमाने में आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, अब्दुल गफूर थे उस समय मंत्री, उस समय यही लालू यादव जी और यही नीतीश कुमार जी यंग नेता के रूप में कहते थे जाग उठी तरुणाई है। जेपी ने अलग जगाई और कहते थे अब्दुल गफूर का एक निशान, हाथ में बबुनी मुंह में पान है, और उसके बाद आ गए उनके साथ, लालू यादव जी के साथ, कांग्रेस के साथ आ गए। गजब है भैया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आपने कहा रंग कौन बदलता है? 2018 राजस्थान का चुनाव, जनेऊधारी ब्राह्मण कुर्ते के ऊपर अपना गोत्र तक बताते हैं। 2023 राजस्थान का चुनाव, नहीं आप बताओ, जातिगत जनगणना बताइए, ये बताइए वो बताइए। मान्यवर, इतना बदलते हुए आपने किसको देखा है, वो भी चंद 5 सालों के अंदर? बदलाव की फितरत क्या है वो अगर देखना हो तो आपने देखिए, हम तो स्थिर हैं। और एक बात इस घटनाक्रम में और साफ स्थिर है, हाँ हम स्थिर हैं। राजनीति चला जाता है, पूरी बात सुनिए, राजनीति भाजपा और मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रही है, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में। उसके बाद अगर हम जिस राज्य में हमारी कोई हैसियत नहीं है, केरल में, वहां भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ है कि नहीं? जहां एक सीट नहीं भाजपा की, क्योंकि हम स्थिर हैं, केंद्र में हम हैं। बंगाल में जो सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं, सत्ताधारी दल विपक्षी दल के खिलाफ है, क्योंकि हम केंद्र में हैं। तो इन चुनावी स्थिति ने बहुत स्पष्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी अब भारत की राजनीति के केंद्र में है, मोदी जी भारत की राजनीति के केंद्र में है। आप चाहो या न चाहो, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में, सब उनके एक सवाल लेते हैं, उसके बाद जवाब दें। सर, मेरा सवाल आपसे है कि लोकतंत्र में जो जनता प्रतिनिधि चुनती है तो उसका क्या दायित्व होना चाहिए कि वो पल में इस पार्टी में जा रही है, पल में उस पार्टी में जा रही है? क्या ये प्रतिनिधि का बिल्कुल सही कहा। जो इस चुनाव में जो जनादेश मिला था वो भाजपा जदयू गठबंधन को मिला था, इसलिए अगर ये देखा जाए परिवर्तन ये है। एक बात और मुझे इनकी बात से ध्यान आ गया, इन्होंने कहा था किम इल सुंग एक ही आदमी खड़ा करता है, वो किम जोंग जो एक ही आदमी खड़ा करता है और सब जीत जाते हैं। और आपको पता है ना, 1 वोट पाके वही जीत जाएंगे, पर इस देश में 0 वोट पाके भी तो प्रधानमंत्री बने थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। सुधांशु जी, अप्रैल 1946 16 कांग्रेस कमेटियों ने नाम रिकमेंड किए, एक ने पट्टाभी रमैया का, एक ने कृपलानी का, बाकी सब ने सरदार पटेल का। फिर मीटिंग होती है और इसका बाकायदा विधिवत वर्णन, जेबी कृपलानी किताब माई डेज विद गांधी, और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके बाद दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू, एक स्टेप बाय स्टेप वर्णन। वो कहते हैं अपना नाम विड्रॉ कर लो, अपना नाम विड्रॉ कर लो, 0 वोट टू जवाहरलाल नेहरू एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और आज आके कहते हैं एक आदमी खड़ा होगा, एक भी वोट नहीं था तब प्रधानमंत्री। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगा। आप एक बार पूछिए तो सही, ये लोग कहां थे तब? हमारा तो जन्म ही नहीं। 2 साल बरतानिया की 1925 में जन्म हो गया था इनका। अच्छा, अंग्रेजी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। एक बार साहस करके पूछिए कि जब बर्तानिया की जेल में 9 साल पंडित नेहरू सश्रम कारावास काट रहे थे, जब ये लोग कहां थे? जब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे, जब ये वेस्ट बंगाल में तामलुक के जिले में जब बूढ़ी गांधी एक के बाद एक वंदे मातरम का उद्घोष गा करके सीने पर गोलियां खा रही थी, तब इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फजलुल हक जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा था, उसके साथ सरकार चला रहे थे। इन्होंने कहा 1925 हमारा मातृ संगठन संघ। आपका मातृ संगठन कौन? 1885 ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल बताने वाला एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पहला जो इनका अध्यक्ष था वो बनर्जी, जो कि बिल्कुल झूठ। क्या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बताया? और मैं कहता हूं चेक करिए, अल्फ्रेड रोब, विलियम बैटनबर्न, ये कौन है? ये शुरुआत के कांग्रेस के अध्यक्ष, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम बैटनबर्न था। और जिस तरह नेहरू जी प्रधानमंत्री चुने गए 2 सितंबर 1946, जाके चेक करिए उन्होंने शपथ किसकी ली थी?
आज तो कहते हैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता हूं। नेहरू जी ने कहा था आई पे ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, और आ गए स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री से पता कर जाइएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी शपथ ली थी। 46 हम लोग 2024 में कब लौटेंगे? अब आइए वक्त 2024 में कब लौटना है बता दीजिएगा आप दोनों। हो गया आप दोनों। मैंने ये बता दिया अंग्रेज के द्वारा स्थापित, अंग्रेज से शपथ लेकर। और ये बताइए 47 में शपथ किसने दिलवाई थी? माउंटबेटन दिलवाए थे ना। 1 साल माउंटबेटन रहे, 2 साल हमारा आर्मी अध्यक्ष जो था, आर्मी चीफ ब्रिटिश रहा 1954 तक। गेरोल्ड गिब्स एयरफोर्स चीफ ब्रिटिश रहा, आप लोगों को नहीं पता हुआ 57 तक भारत का नेवी चीफ ब्रिटिश रहा। क्या बात करते हैं साहब, आप इस आजादी की बात करते हैं। अब आइए आज 2024 पे आइए, 24 पे आइए, अब 24 पे आइए सर। इंडिया अलायंस पर आइए, एनडीए पर आइए। 24 में तो कहानी ये हो गई के मैन्युफैक्चरर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले नंबर 1 के कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $620 बिलियन, ऑल टाइम हाई, G7 और G20 कंट्रीज में हाईएस्ट हमारी ग्रोथ रेट। अब बताइए क्या चाहिए? खड़गे जी के बात से मैं कहना चाहता हूं, आजाद भारत में पहली दफा किसी ने अगर तानाशाही दिखाई थी तो वो इंदिरा गांधी जी की सरकार में इमरजेंसी में हमने तानाशाही समझा कि क्या है। हाँ। तो आपकी किस नैतिक जिम्मेवारी के साथ आप कह रहे हैं? हमें नैतिक आधार क्या है खड़गे साहब जो कह रहे हैं कि तानाशाही देश में चल रही है? मेरा सवाल आरजेडी से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार महागठबंधन को धोखा देकर एनडीए से मिलकर सरकार बनाते हैं, तो आप आज उनको बहुत सारे बातों को लेकर कोस रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे अच्छे हैं, खराब है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपके उप मुख्यमंत्री भी आज भी कुर्सी पे हैं बिहार के, तो बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया बताइए? आज भी बिहार के युवा इतने दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में कमाने के लिए, अपने रोजी रोजगार को, पेट को चलाने के लिए जा रहे हैं। कहां से हैं आप? बिहार से। एक्चुअली मैं भी बिहार से हूं। कहां से? वही तो मोतिहारी से। मोतिहारी से। अभी आप पर गुस्सा आ जाएंगे वो, अभी आप पर बहुत गुस्सा आएंगे। बिहार में प्रगति की नदियां बह रही है, विकास की गंगा तो बिहार सबसे आगे बढ़ा हुआ राज्य है। नहीं 4 लाख नौकरी दिया गया कि नहीं, ये बताइए उनको के लिए। बीपीएससी के द्वारा 4 लाख नौकरी दी गई कि नहीं? सारे राज्य बीमारू स्टेट से निकल गए, बिहार छोड़कर। पर कैपिटा इनकम वो हर चीज में पीछे। मैं तो कह रही थी इसको गलत पूछ रहा है। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है कि कहीं ना कहीं आपका नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने में बिहार की जनता में एक आक्रोश और एक नाराजगी दिखती है, तो क्या भाजपा के साथ ये मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के अलावा और किसी को सीएम फेस बिहार में नहीं देखते हैं? देखिए, एक आपको व्यवहारिक बात बताएं, क्या होता है कि जो गठबंधन बनते हैं, अगर इनकी सोशल इक्वेशन की केमिस्ट्री बनती तो ये सस्टेन करते हैं, अदरवाइज नहीं सस्टेन करते हैं। वास्तविकता ये थी कि जो इनका जैसे सपा बसपा गठबंधन बना, फेल हो गया। कागज पे तो दिख रहा था कि भाजपा ध्वस्त हो जाएगी, मन नहीं, क्योंकि आज जो उनका वोट बैंक है उसका आपस में संघर्ष है, वो पॉलिटिकल केमिस्ट्री नहीं है। जो भाजपा के साथ थे जब नीतीश कुमार जी, और पुनः जब आ गए तो हमारा उनका सामंजस्य लंबा चला, क्योंकि आप एक दूसरे के पूरक की तरह थे। आपके पास कोई सीएम फेस नहीं है, उसके सवाल का तो जवाब दीजिए। आपके प्रवक्ता से मैंने कल पूछा कि आप लोग क्या इधर उधर कर रहे हैं, तो कहते हैं हम लोग क्या भजन कीर्तन करने के लिए पॉलिटिक्स में? भाई अभी गठबंधन में तो जब सीएम है, जब सीएम चेयर पे है, तो सीएम फेस की क्या बात रह गई भाई? और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, एक और बात समझिए, एक और अंतर था। आपके कितने विधायक हैं? देखिए, आपके यहाँ 78, उनके 45, क्यों उनको बनाए रखते हैं सीएम? सुनिए तो सुनिए, 178 हमारे थे, 67 मायावती थी बनाया था। हमारे 80-84 थे और 40 जेडीएस के थे, कर्नाटक में बनाया था। हमने हमेशा राष्ट्र के हित में क्षेत्रीय दलों को महत्व दिया है। और वैसे एक और बात कह दूं, एक और अंतर था, राम मंदिर के मुद्दे पे इनके नेता आए बाएं बहुत बोल रहे थे, आरजेडी वाले, जदयू वाले नहीं बोल रहे थे। एक चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, और फिर फत्ते भैया बोल रहे थे, फिर तेजस्वी जी बोल रहे थे, और एक अगर सख्त सवाल पूछ लिया जाए अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में, तो तेजस्वी जी निस्तेज होने लगते थे, चंद्रशेखर जी को चक्कर आने लगता था, फत्ते भैया के हाथ के तोते उड़ने लगते थे। इसलिए भी जनता को यह समझ में आया कि इनकी राजनीति। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, इनको पूछिए कि जो इनका अध्यक्ष है, पहले आरजेडी, फिर जदयू और तब भाजपा में गया तो अध्यक्ष बन गया। जब एक पार्टी का जो अपने आप को कहते हैं दुनिया का विशाल पार्टी है, उसको अपने दल में कोई अध्यक्ष लायक नहीं है, तो फिर आप मुख्यमंत्री की बात कहां से? और आपने जेडीयू कांग्रेस के नेताओं को नहीं स्वीकारा है, वहां पे तो वो म्यूजिकल चेयर चलता ही रहता है ना। नहीं, लेकिन अरे उनके 2 अध्यक्ष हैं जो अब अलग अलग पार्टियों से सांसद बने हुए हैं। बिल्कुल, महबूब अली हो, अशोक चौधरी हो, पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, निकल लिए दूसरे तरफ, देखिए कैसे लॉटरी लग गई। लेकिन कमिंग टू द बिगर क्वेश्चन, सवाल पर वापस आते हैं सर। आपकी पार्टी का जो रवैया है, केसी त्यागी कह रहे हैं कि आप क्षेत्रीय दलों के हक पर डाका डाल रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझिए। अधीर रंजन चौधरी अगर ममता बनर्जी पर हमला करेंगे, वो इसको स्वीकार करेंगे किसी तरीके से? अगर संजय निरुपम कहेंगे कि उद्धव ठाकरे के पास तो इतनी उम्मीदवार ही नहीं है कि उनको इतने 23 सीटें चाहिए महाराष्ट्र में, आप मजाक क्यों उड़ाते हैं क्षेत्रीय दलों का? फिर गठबंधन को लेकर तो आप सीरियस है ही नहीं। देखिए, पहले तो एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी की बात कर दूं। कोई सामाजिक इक्वेशन इनके गठबंधन की नहीं है, चुनौती से कहता हूं। एकमात्र इक्वेशन है ईडी सीबीआई की, उसी के आधार पर हर जगह सत्ता बना रहे हैं। उठाकर देख लीजिए महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जो शिंदे सेना के लोग हैं, मैं आज फिर वापस नहीं दोहराऊंगा, नहीं तो अंजना जी कहेंगे कि आपने कई बार ये बात दोहराई है। जितने लोग हैं वहां 5-5 भावना गवली को 5 ईडी के नोटिस आए, उन्होंने कहा नहीं जाऊंगी, बीजेपी के साथ चली जाऊंगी। प्रताप सरनाई, प्रफुल्ल पटेल, जितने लोग हैं, मैंने गिनाना नहीं चाहता। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिए कि क्षेत्रीय दल प्रजातंत्र की जांच चौकिया है, अगर वो अधिकार संपन्न होगी तो प्रजातंत्र में मजबूती होगी। ये रोन देना चाहते हैं,
यही तो कारण है, हमने कहा था कि राज्यों के स्तर पर हम लोगों क्या प्रतिद्वंदिता है तो हम मुखरता से एक दूसरे के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन बड़े कैनवास पर बड़ी लड़ाई है, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। 2004 में भी हमने सब जगह गठबंधन नहीं किया, अटल जी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी को हमने चुनाव हराया था उस समय भी, तब भी वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और केरला में लेफ्टिस्ट दल थे जिनका हमारे साथ गठबंधन नहीं था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ यूपी में हम गठबंधन में नहीं थे, लेकिन फिर भी जीते और 335 सीटों के साथ सरकार बनाई। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मखोल मत उड़ाइए सुधांशु जी, G20 या सार्क कंट्री में उन सारे देशों में देख लीजिए हिंदुस्तान की पर कैपिटा जीडीपी सबसे नीचे है। 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार के अवसर खो दिए, 84 करोड़ लोगों ने अपनी आमदनी से हाथ धो लिया, लेकिन इनके धन्ना सेठ 6,000% उस समय आमदनी बढ़ी जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये कोविड के क्राइसिस में आप लाभ उठाइए। तब क्या किया? 27 रुपए किसानों की आमदनी इस देश के, 1600 करोड़ रुपए इनका धन्ना सेठ कमाता है। न्याय यात्रा का क्या होगा? ममता दी ने भी नहीं ज्वाइन किया, यहां पर भी कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, क्यों इतने अलग अलग? कांग्रेस में ऐसे क्या महाघमंड? एक सेकंड, 38%, 39% वोट से ये जीतते हैं, इसलिए आइए हम लोग मिलकर एक कैंडिडेट वर्सेस बीजेपी लड़ाई करेंगे। यही था ना इंडिया गठबंधन का पूरा जो प्लान था। मैंने आपको कहा कि हमने नहीं, आप सवाल तक आइए। ममता बनर्जी, कौन कराएगा इंडिया गठबंधन की बैठक? अब ये बताइए। ममता बनर्जी भी खिसकली हैं, अगर आप देखें तो नीतीश कुमार निकल लिए हैं, कौन पहल करेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी जो निकल लिए हैं वो उनके दल का अस्तित्व खतरे में था, उनको थ्रेट था भारतीय जनता पार्टी से, और जेडीयू के कुछ नेताओं ने ये बात कही है कि आप चिंता मत करिए, सीट लेने गए हैं नीतीश बाबू, चुनाव होते ही वापस सीट लेकर खसक लेंगे, उनके उस पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन एक बात बताओ, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, हमने हर जगह बड़े हृदय से, राहुल गांधी जी ने हर संभव कोशिश की है कि हम अच्छा तालमेल बिठा करके। ममता दी क्यों नहीं आई इन्विटेशन देने पर भी? उन्होंने पहले कहा हमें बताया ही नहीं था। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम है, हमने कहा है कि जो प्रतिपक्षी दल साथ आना चाहे, हमने तो इनको भी न्योता दिया था, हमने इनको कहा है, आज भी कह रहा हूं कि आइए, देश बचाने की लड़ाई है। सुधांशु जी न्याय यात्रा में, हाँ, हमने कहा इनको पहले भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी निमंत्रण दिया था। हमारी 5 जो भारत के संविधान के 5 प्रमुख स्तंभ है वो आज संकट में है। भारत के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में खड़ा हुआ, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, हमारे नहीं थे। कर दीजिए, अब क्या इतिहास है? आज आपकी सरकार है, उस पर जवाब दीजिए। इतने लोगों को जो सत्ता के साथ गठबंधन बनाया छोड़ कर क्यों रखा है, उसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के दल जानना चाहते हैं। अब बोल सकता हूं, अनुमति? बिल्कुल सही। अपने नेताओं को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट देने में इनसे बड़ा कोई सानी नहीं है। ये जिन जिन चीजों पे कह रहे हैं उस पे कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि अजीत पवार का हुआ ही नहीं था, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि शारदा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मगर आज कहते हैं हुआ था, हम भ्रष्ट थे। और बताओ भ्रष्टाचार में क्या हुआ? पहले बताइए, हुआ था भ्रष्टाचार की नहीं? अच्छा, मैं जवाब, पहले भ्रष्टाचार हुआ था, हाँ या ना? अब देखिए, अब जवाब हाँ या ना बोलिए। आपकी सरकार सही थी, आप सही है। जुलाई 2021 का नोटिस है, नोट है। दुबे जी क्या हो गया आपको? एक सेकंड सर, अब मैं बताता हूँ, सुनिए। अब दुबे जी बहुत हो गया, अब जरा बहुत हो गया, अब तो कागज डिबेट करते हैं, तरीका ठीक नहीं है। अगले झूठ की, और मैं बता रहा हूँ, अरे जेल में क्या तरीका है? अजीत पवार का जुलाई 2021 का नोटिस है, जिसमें वो बैंक के स्कैम में शामिल हो। दुबे जी, मैं कह रही हूँ यहाँ जाइए, मैं जाती हूँ। आपकी सरकार में हुआ था, आपकी सरकार में हुआ था, बोलिए। अब देखिए, आप पीछे हट गए, अब पीछे हटने लगे। अरे ईडी का नोटिस खतरनाक गेम देख के बल्ला हटा लिया पीछे। आपकी ईडी ने दिया नोटिस। बहस होने दीजिए। और अगर जेल में जाने की बात है, इमरजेंसी में पूरा विपक्ष जेल में था, उसके बाद चुनाव जीत के आए। जॉर्ज फर्नांडिस जी को बड़ौदा डायनामाइट केस में, जिसे आज आतंकवाद के समकक्ष केस में, हाथ में हथकड़ी लगा के सड़क पर चलाया गया था, 3,54,000 वोट से जीत के आए थे, जो उस समय तक भारत में रिकॉर्ड था। ऐसा नहीं है, अगर जनता सारी बात देखती है, कौन सच के साथ है, कौन उसके साथ है। और आमदनी की बात, भाई ये तो सारी पार्टियां वो हैं जिनके परिवारों ने पिछली 3-3 पीढ़ी से न बिजनेस किया है, न नौकरी की है, और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। पहले ये तो बताओ, ये आमदनी इतनी आती कहां से? युवाओं को बताइए कि वो कौन सा तरीका है आमदनी लाने का। अब एक और बात बताता हूं, देखिए साहब, ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात एक कर्नाटक में करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक में तो डिप्टी सीएम कहे हुए हैं कि अगर करवाई तो मैं सड़क पे उतर आऊंगा। और मैं बता रहा हूं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग में जाके देखिए, जब खड़गे जी खड़े हुए तो हमारे राज्यसभा में जो प्रहलाद जोशी जी, जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार तो कर्नाटक में विरोध कर रही है। डिप्टी सीएम ओपनली बोल चुके हैं, तो उनको मुझसे निकल गया वो तो आप ही की तरह हैं। हमने कहा क्या कहना चाह रहे हैं साहब, कि वो आपकी तरफ है? जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां अपने राज्य में जहां एब्सोल्यूट पावर है 220 की, उसमें 130-135 है, वहां तो कर नहीं पा रहे हैं। रिकॉर्ड है ना, डीके शिव कुमार के लिए खड़गे साहब ने कहा ना, अंजना जी, आपके जैसा। अंजना जी, तेलंगाना में भी छोटा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ, तेलंगाना में भी स्टार्ट कर दी, कर्नाटका में भी हम शुरू कर रहे हैं। इन्होंने शपथ पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी शुरू ही कर रहे हैं। हम सुनिए, इन्होंने, हम तो करा चुके हैं। पटेल साहब ने मुझे इंटरव्यू में कहा था, सबसे पहले मैंने किया, नीतीश कुमार ने बाद में किया। 2011 में हम करा चुके हैं, इन्होंने छुपा ली वो रिपोर्ट। हम तो सदन के पटल पर रजिस्ट्रार जनरल सेंसस को अप्रैल 2014 में 14 तक क्यों नहीं बता दिया? अप्रैल 2000, ऐसा नहीं होता कि रातों रात हो जाए, 3 साल का वक्त लगा। 2014 अप्रैल, इन्होंने शपथ पत्र में ये बात कही सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कि अप्रैल में वो सबमिट हुई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष यात्रा पर भी तो कह दूं, देखिए राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में, राहुल गांधी जी पूरी तरीके से निश्चिंत है न्याय यात्रा में, वो बेफिक्र होकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, इसलिए वो बात सही है। बहुत सिंपल सवाल है आपसे।
से एक अलायंस तो संभाला नहीं जा रहा है, देश कैसे संभालेंगे? और रही बात निमंत्रण की, तो निमंत्रण तो कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ दिन पहले भी मिला था, क्या गए? प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, अलायंस संभल नहीं रहा, देश क्या संभालेंगे? जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नरपवसी नरक अधिकारी। राम राज्य की अवधारणा में कहा गया है कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक के अधिकारी है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अलायंस पे सवाल पूछ रहा है सर। उन्होंने राम राज्य की पर पूछा कि आपको निमंत्रण मिला था, आप गए क्यों नहीं? अच्छा, दूसरा वाला लपक लिया आपने, पहला वाला छोड़ दिया। नहीं, देखिए ये तो 2024 के चुनाव में इन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, वैभवशाली मंदिर बने, लेकिन हम चाहते हैं कि राम राज्य की अवधारणा जो राहुल गांधी चरितार्थ कर रहे हैं न्याय के लिए, वो भी समान। सर मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है, जो आपका इंडियन अलायंस है इसका मकसद क्या है? मोदी सरकार को हराना है, फिर देश का विकास करना है? अगर मोदी सरकार को हराना है तो आपके पास नेता का फेस कौन सा है? आप हमेशा राहुल गांधी को सामने खड़ा कर देते कि युवा नेता ये राहुल गांधी हमारे पास। ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। हाँ, जुबेर साहब, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जब खड़गे साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि तानाशाही आ जाएगी, इलेक्शंस नहीं होंगे, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि सारी ऑटोनॉमस बॉडीज, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या फिर हम लोग हो जिनकी हमारी सिर्फ एक निशान की, आप कह रहे थे हमारी उससे ज्यादा कोई यूज नहीं है, हम सब इतने कमजोर हैं कि हम लोग तानाशाही चलने भी देंगे इस देश में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 महीने हो गए, 6 माह समय नहीं दे रहा प्रतिपक्षी दल को। हम वोटिंग मशीन पर कुछ गंभीर हमारी आपत्तियां, वक्त नहीं दे रहा है। एक सुनवाई अंजना जी प्लीज, अब हमने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने ईडी सीबीआई से भी कई बार गंभीर मुद्दों के लिए समय मांगा। आप सर्वोच्च अदालत को सुन लीजिएगा, जब ये एक्सटेंशन करते हैं उनके डायरेक्टर्स का, उनकी कमेंट को पढ़ लीजिएगा। मेरा सवाल आपसे सवाल है कि आप बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के ठेकेदार बनते हैं, आपने आपकी अगर आप दोबारा आपके पास आएंगे तो क्या आप उनको दोबारा नहीं लेंगे? बिल्कुल ठीक, एक साथ दीजिएगा, एक साथ दीजिएगा। सर मैं पूछना चाहता हूँ, सारे सवाल उन्हीं लोगों के लिए है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार ये चला रहे हैं बाय द वे कि तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी अगले ही दिन 20 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अगली बार भी अब यही वादा लेके आप आगे जाएंगे? ठीक, चलिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमेशा ईडी और सीबीआई की बात करते रहते हैं कि ईडी सीबीआई सबसे दोषी हैं। जब 2002 में नरेंद्र मोदी का 6 घंटे तक इंट्रोग्रेशन किया, उनसे पूछताछ किया, इंट्रोग्रेशन किया गया था, तब सीबीआई दोषी नहीं थी? जब 2010 या 2008 में, अगर मैं गलत हूं तो सही करिएगा, अमित शाह जी जब जेल गए थे, तब क्या उस टाइम पर ईडी और सीबीआई गलत नहीं थी? वो न्यायालय ने, हाँ आप कर लीजिए बात, उनसे भी नहीं तो न्यायालय तक तो बात जा रही है ईडी सीबीआई के इंट्रोग्रेशन के बाद, लेकिन क्या उस टाइम पर ये गलत नहीं थे? अभी सब गलत हो जा रहे हैं, उस टाइम पर नहीं? नमस्ते सर, मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर जैसे कि बताया जा रहा है कि आप कहते हैं आपकी सरकार क्लेम करती है कि बीजेपी का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रेट आपने जैसे बताया इतना ज्यादा, भारत का सर, जब भारत की विदेश पॉलिसी कहाँ चली जाती है जब बात चाइना की आती है? जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट क्लेम करती है, कांग्रेस क्लेम करती है कि इतना घुस जा रही है, इतना अंदर आ जा रही है, तो आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी कहाँ चली जाती है? चीन पर आपको जवाब चाहिए। हाँ, बैठ जाइए, ठीक, आपसे शुरू कर। हाँ, एक तो आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा था किसी बिटिया ने, अलायंस नहीं चल रहा तो देश कैसे चलाएंगे? कि फेस, हाँ, कि आपका फिर चेहरा कौन है? राहुल गांधी का चेहरा। ये सवाल बाबा साहब अंबेडकर से संविधान सभा में पूछा गया था कि चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने संविधान में 26 जनवरी 1950 को साफ लिख दिया कि जो जीते हुए प्रतिनिधि होंगे वो अपने नेता का चुनाव करेंगे। तो वो चेहरा होगा इस देश के, वो किसान जिनकी आमदनी मोदी जी ने 27 रुपए कर दी, वो युवा जिनके रोजगार के अवसर छीन लिए, वो बेटियां, वो पहलवान बेटियां जिस प्रकार सड़कों पर तड़पा कर तिल तिल कर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को तड़पाया जा रहा है, वो किसान जिनकी राहों में कील और कांटे प्रधानमंत्री जी बिछा रहे हैं, वो सारे चेहरा होंगे। बहुत गंभीर सवाल पूछा था अभी सेना को लेकर। मैं एक और बात का खुलासा कर दूं, इन्होंने बहुत बड़ा झूठ परोसा कि 33 साल से हम अग्निवीर योजना पर काम कर रही थी सेना और इसके बाद निर्णय लिया। जो पहले सीडीएस थे इस देश के, उनका आर्टिकल पढ़िएगा, वो इसके पक्ष में नहीं थे। नरवणे साहब जो अभी रिटायर हुए सेना से सेना अध्यक्ष, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का खुलासा किया कि सेना इसके पक्ष में नहीं थी। चीन भारत की सीमा में जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची हमारी एयर स्ट्रिप है दौलत बेग ओल्डी, उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 12, 11, 13 तक बैठा हुआ है। इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गांव कहता है, प्रधानमंत्री जी हाउस में कहता है 40-40 किलोमीटर अंदर चीन की सीमा सेना घुसकर हमारे नागरिकों का अपहरण कर रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई आया है। देखिए बहुत समय इंतजार करने नौकरी को लेकर, हाँ देखिए नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था 2022 अगस्त में आने के बाद आपने देखा होगा कि अपने एजेंडा पर इस पर चुनाव लड़े थे और जो वादे किए थे उस पर 4 लाख नौकरी उन्होंने दिया। उसके साथ साथ बहुत सारे क्षेत्र में, चाहे हेल्थ का हो या आईटी पॉलिसी हो, सब में उन्होंने काम किया। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश में बिहार का मॉडल चर्चा का विषय बना। वही नहीं, जो जातीय जनगणना की बात सुधांशु जी कर रहे हैं, ये तो एक लौता दल है विश्व का ना, कि कहता है कि देश में नहीं होगा लेकिन बिहार में हो सकता है। चलिए ठीक है, ऐसा दुविधा क्यों है? छोटा सा जवाब। अब इतनी सारी बातों का छोटा सा जवाब तो एक ही दे देता हूं कि पूरे देश के सामने 2 विकल्प हैं। एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा का गठबंधन, जिसका नेतृत्व जांचा परखा खरा मोदी जी का नेतृत्व, आजमाया हुआ, जिसने देश के अंदर विकास, जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव और विदेश में मान सब कुछ बढ़ाया। दूसरी तरफ है अज्ञात नेतृत्व का, आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ, भ्रम